अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अभी ध्यान से सुन लेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि भाई आयंस सॉल्ट ब्रिज से फ्लो करते हैं, करंट वायर से फ्लो करता है। और हम दो तरीके की चीजें कर रहे थे, या तो जो रिएक्शन खुद से हो रही है उनसे एनर्जी ले रहे थे, या जो रिएक्शन खुद से नहीं हो रही उनमें एनर्जी देके उन्हें करा रहे थे। तो फैराडे ने हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया, फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया कि कैसे आप ना होने वाली रिएक्शंस को चार्ज देकर करा सकते हो। फॉर्मूला पढ़ा mg/ZIT, और हमने उसके न्यूमेरिकल भी यूनिटरी वाले मेथड से करे। इसके अलावा उससे पहले हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन जो खुद से होती हैं उनका ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है और उससे हमें वोल्टेज मिल जाती है। जितनी ई नॉट सेल होती है उतनी वोल्टेज मुझे मिल जाती है। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हो आप कंडक्टिविटी। यहां हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि एक लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रॉन और आयंस का जो फ्लो होता है, लिक्विड के अंदर जो आयंस का फ्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो किन किन फैक्टर्स को देख के बनाया जाता है। हम ये बोल तो देते हैं कि ये लिक्विड कंडक्टिंग है, पानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये नहीं करता, वो नहीं करता। एग्जैक्टली कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भैया इस चैप्टर में। देखो यार, इस चैप्टर में आपने अब तक दो चीजें पढ़ी हैं कि यहां तो दो अलग अलग बीकर लिए जाएंगे और दो अलग अलग बीकर में आप दो इलेक्ट्रोड डालोगे, यहां सॉल्ट ब्रिज डालोगे, यहां इलेक्ट्रोड आएगा, यहां करंट चलेगा, और लिक्विड के अंदर आयंस फ्लो करके सॉल्ट ब्रिज से आ जाएंगे और यहां फ्लो करके ऐसे आ जाएंगे। ये हमने पढ़ा। या फिर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक ही बीकर लिया जाता है, दो रॉड लगाते हैं, यहां पर करंट चलाते हैं, बैटरी लगाते हैं खुद की, और फिर यहां पर आयंस इधर से इधर फ्लो करते हैं या इधर से इधर फ्लो करते हैं। तो दोनों ही प्रोसेसेस में हमारे लिक्विड के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट नामक वस्तु होती है और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस फ्लो करते हैं। तो जब ये चैप्टर को ध्यान से देख रहे होंगे, जिसने चैप्टर बनाया होगा, जिसने टॉपिक से डिस्कशन किया होगा, उसको समझ में आ गया होगा कि वायर में कितना करंट चलेगा या कितनी जल्दी आप mg को यहां डिपॉजिट करा पाओगे। ये डिपेंड करता है कि आयंस कितना आराम से लिक्विड के अंदर फ्लो कर पा रहे हैं। यहां से आयन निकला और वो लिक्विड के अंदर फ्लो ही नहीं कर पा रहा, उसे पहाड़ लग रहा है लिक्विड, वो जा ही नहीं पा रहा आगे तक, तो रिएक्शन ऑब्वियसली स्लो होगी, वोल्टेज कम मिलेगी आपको। और अगर आप कह रहे हो आयंस का फ्लो होना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है इस लिक्विड के अंदर आयंस का फ्लो करना, तो ऑब्वियसली बात है करंट चलेगा बहुत तेज तेज, अमाउंट भी तेज आएगा, करंट भी तेज मिलेगा, वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। तो ये फैक्टर हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। यहां हम ये जानेंगे कि लिक्विड कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब एक आयन लिक्विड के अंदर फ्लो करता है कि मैं इलेक्ट्रोड 1 से इलेक्ट्रोड 2 तक लिक्विड के अंदर फ्लो करके जाऊंगा, तो वो लिक्विड कितना रुकावट पेश करता है उसके सामने कि तू जा सकता है या तू नहीं जा सकता। तो ये पढ़ रहे हैं हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी लिक्विड्स में। तो यहां पर बात चल रही है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने 10th क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था यार द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। यहां पर रेजिस्टर नहीं है, यहां पर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आयन फ्लो कर रहा है और आयन के फ्लो को जितनी रेजिस्टिविटी फेस करनी पड़ रही है, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, उसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला से निकल के आया, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे हमने पढ़ा था बचपन में, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो ये जो एल बाय ए है इसे केमिस्ट्री में बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट एल बाय ए। और ये पाया गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। भैया रो एल बाय ए नहीं बोल सकते, बोल सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में ना एल बाय ए को अलग अलग डील नहीं करते। एल बाय ए की क्वांटिटी, इसका नाम है सेल कांस्टेंट। तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, ये हमारा प्रमुख और पहला फॉर्मूला है। जहां पर कोई आपसे पूछे सेल कांस्टेंट क्या है, आप बोलोगे लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ होता है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो सेल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया, मीटर या सेंटीमीटर इनवर्स इसका ऐसा यूनिट होता है। तो R इज इक्वल टू रो इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, ज्यादातर सीजीएस में गेम खेलते हैं हम केमिस्ट्री में, तो सेंटीमीटर इनवर्स चल रहा होता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे मीटर इनवर्स में बात हो रही होगी सेल कांस्टेंट की। तो R इज इक्वल टू रो इनटू सेल कांस्टेंट, ये पहला फॉर्मूला। हम बस ये पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस को केमिस्ट्री में कैसे देखते हैं, R इज इक्वल टू एल बाय ए नहीं देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो। अब कहानी यहां पे आती है कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उसमें रेजिस्टिविटी नाम की चीज होती है, रेजिस्टिविटी, उसे डिनोट करते हैं रो से। अभी हमने देखा था R इज इक्वल टू रो इनटू सेल कांस्टेंट में, ये जो रो है इसको हम तो कहते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं हम, लेकिन केमिस्ट्री में रेजिस्टिविटी तो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी तो इसका नाम है। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा यार देखो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए है,
अगर मैं कंडीशन लगा दूं, स्पेसिफिक कंडीशन, क्या कि लेंथ है 1, एरिया है 1, लेंथ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन लगाने पर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रो के। तो व्हाट इज रो? रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक स्पेसिफिक केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही रो कहते हैं, और वो केस क्या है? जब एल हो जाए 1, ए हो जाए 1। तो एल और ए को 1 पुट कर दोगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा? रो के। तो कहा जाता है रेजिस्टिविटी, क्या बोलो? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, वाह, resistivity is equal to resistance. Resistivity is equal to when length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square. तो एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस रो के बराबर हो जाता है। बेटा सेंटीमीटर या मीटर कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज, वो के ए लिखा, के स्लैश नोन एज कहते हैं उसे, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो याद रखो, आपसे कभी इसका जिक्र नहीं होगा इस चैप्टर में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से ज्यादा बात है ही नहीं। ये तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं हर चीज को कि रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रो का ऐसा यूनिट क्या होता होगा? यूनिट क्या होता होगा? ऐसा यूनिट इन यूनिट देखो बच्चों, सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स, आर इज ओम। तो रो का यूनिट क्या होता होगा? इसका यूनिट होता है रो का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, ये फॉर्मूला होता है, या सॉरी ऐसा यूनिट होता है रो का। तो रेजिस्टिविटी के बारे में इतना ही पता होना चाहिए हमें। बार बार बोल रहा हूं, अभी तक 2 स्लाइड में जो मेन चीज हमने देखी है वो एक ही फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो इनटू सेल कांस्टेंट, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एंड सेल कांस्टेंट इज एल बाय ए। तीनों का यूनिट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मुझसे इस फॉर्मूले में पूछे, मैं तीनों में बता सकता हूं, आर ओम, रेजिस्टिविटी का ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, और सेल कांस्टेंट का सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तीनों क्वांटिटी से मिल रही है, एक ही फॉर्मूला इन तीनों को जोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं जो चलने वाला है, जो इस चैप्टर का है, जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या लिखा है? यहां से वो फॉर्मूले आने वाले हैं जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे। अब तक था जो ज्यादा काम नहीं आएगा। अभी एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं दूंगा 1 मिनट, अपने कॉपी कर लेना स्लाइड जो भी करना हो। जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। किसको? कंडक्टेंस। एक आम बच्चे के लिए कंडक्टेंस का पहला फॉर्मूला होता है 1 बाय रेजिस्टेंस। डेफिनेशन भी वही होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और फॉर्मूला भी वही होता है 1 बाय आर इज इक्वल टू जी। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है, और ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस का। अभी हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? तो अगर मैं जी का एक नया फॉर्मूला निकालना चाहता हूं तो जी इज इक्वल टू 1 बाय आर की वैल्यू बताओ, रो इनटू सेल कांस्टेंट। सही है? अच्छा, अब ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो यहां पर एक टर्म आएगा अभी अगली स्लाइड में, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी है। क्या है? तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या है? तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, जी इज इक्वल टू 1 बाय रो। 1 बाय रो को कहते हैं कंडक्टिविटी, और इसे के से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, के से। इसे बोलते हैं कापा, और नाम तो कापा है लेकिन के से डिनोट करते हैं, पूरे साल हम के से डिनोट करेंगे। तो 1 बाय रो के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा के अपॉन सेल कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला मैंने येलो बॉक्स में रखा क्योंकि मैं जानता हूं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अभी निकल के आया, मैं येलो बॉक्स में से रख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या है वो दूसरा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मूला सेज के इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। भैया डिराइव करने के लिए आएगा? कभी नहीं आएगा। हमें इस स्लाइड से क्या इंपॉर्टेंट निकालना था? ये और ये। केज, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और हम लोग इसे कंडक्टिविटी भी कहते हैं। जी मतलब सिंपल कंडक्टेंस, और सेल कांस्टेंट ही है। तो ये जो 2 बॉक्स में फॉर्मूले लिखे हैं ये बहुत काम के हैं। दोबारा
G इज इक्वल टू 1 बाय आर, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर कापा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। अभी 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 इधर अगर हम कंडक्टेंस को बोलते हैं G और ये 1 बाय आर के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? तो भाई अगर G इज इक्वल टू 1 बाय आर है और R का यूनिट है ओम, तो G का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम। उल्टा कर दो, ओम को ऊपर ले जाओ, ओम इनवर्स क्या हो जाएगा? तो G का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। तो यहां पे लिख देता हूं भाई अब तक कि G का ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स। सही है? अच्छा, अगर ध्यान से देखें, ध्यान से इस फॉर्मूले को देखेंगे सारे, चलो अगली साइड में आएगा ही, अभी नहीं लिखते। आर का क्या था? ओम। और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर है, ओम मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी का क्या था? ओम मीटर या फिर ओम। और सेल कांस्टेंट का मीटर इनवर्स या फिर। तो अभी तक हमने 4 चीजों के एसआई यूनिट देखे हैं और मेजर 2 फॉर्मूले ये रहे इस स्लाइड के ऊपर। हमारे काम ही ये दोनों फॉर्मूले आएंगे। आपसे कोई जानकारी के लिए क्या ही पूछ लेगा, एसआई यूनिट डायरेक्ट पूछ लेगा, फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आ जाएगा और डेफिनेशन ऑफ कुछ होती नहीं है इनकी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ऐसी चलती है कहानी। अभी ये 2 येलो बॉक्स वाले फॉर्मूले और वो ऐसा यूनिट हम देख चुके हैं, यूनिट्स हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो हम समझते हैं कि हम 3 टर्म पढ़ चुके हैं। तो 3 टर्म जो आपने मैंने पढ़ी उनका नाम था G, R, रो। अब मिलते हैं K से। K का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिर्फ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं K से, और K का जब बोलते हैं उसे तो कापा बोलते हैं। और फॉर्मूला इसका वही है जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था, G इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है इस चैप्टर की, धीरे धीरे करके आ रहे थे हम। आखिरी टर्म सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक ही बात है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको डिनोट K से करते हैं। K इसका फॉर्मूला होता है G कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब मैं स्लाइड में वो सारे फॉर्मूले लिख दूंगा जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपके लिए जरूरी है। अभी पहले यहां पे ध्यान से, अरे एक बार देख लो यार, एक बार देख लो। कापा, इस गरीब का यूनिट क्या था? G का। और सेल कांस्टेंट का सेंटीमीटर इनवर्स या फिर। तो बताओ कापा का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स, ठीक है। तो अब यहां पर यूनिट ध्यान से देखना, सारे लिख रहा हूं क्या करके। इस गरीब के 4 यूनिट होते हैं, बात एक ही है, सारे सेम है पर 4 होते हैं। कैसे? देखो भाई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एसआई वाला लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर वाला केस नहीं ले रहा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, डन। अब ओम इनवर्स को कहते हैं मो, MHO। ओम होता है OHM, तो ओम इनवर्स को बोलते हैं MHO। तो यहां कई बार आता है M, ओम इनवर्स की जगह लिख दिया मैंने MHO, और मीटर इनवर्स, सही है। ओम इनवर्स का एक और नाम होता है साइमन। क्या? साइमन। तो ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स, समझ रहे हो? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को मो लिख दिया, ओम इनवर्स को साइमन लिख दिया। तो ओम इनवर्स के 2 नाम है। ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, MHO, और ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं। साइमन ज्यादा देखा जाएगा, न्यूमेरिकल में साइमन लिखा आता है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ज्यादातर ऐसे यूनिट चलते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ। तो अभी तक जो आप यहां देख रहे हैं, ये सारी बातचीत इस के तक पहुंचने की थी। हमने शुरुआत रेजिस्टेंस से करा, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ा, फिर कंडक्टेंस पढ़ा, और हम पहुंच पाए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
अभी इधर आ जाओ और फॉर्मूले देखो, वेरिएशन देखना। क्या मैं जी को, मैं जानता हूं जी आर का उल्टा होता है, मैं तो जानता हूं, आप जानते हो जी आर का उल्टा होता है, तो क्या मैं जी को 1/r लिख सकता हूं? तो मेरे पास कापा का एक नेचुरल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो फॉर्मूला नंबर 1 ये है, बढ़िया। फॉर्मूला नंबर 2, जी के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन, ये है दूसरा फॉर्मूला जो आपका कापा निकालने में आपकी हेल्प करता है। इस चैप्टर में कापा की बात ही होगी, हाँ उसी की बात होती है। कभी कभी जी दे देता है, कभी कभी आर दे देता है। जी की मदद से कापा निकालो, आर की मदद से कापा निकालो, दोनों केस में सेल कांस्टेंट आता है। एक आर डिवाइड में आता है, जी मल्टीप्लाई में आता है। तो कापा निकालने के दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बेसिक मतलब, अच्छा किया पूछा, बताते हैं। अभी इसी बहाने मुझे आपको मतलब बताने का मौका मिलेगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। ये यहां तक ठीक है, ठीक है। अभी ये दो फॉर्मूले हैं जो प्रमुख तौर पर हमारे काम आने वाले हैं, ये दो फॉर्मूले। पर हम सारे वेरिएशन जानते हैं, अगर आप जानते हो तो। आप जानते हो कापा होता है रो का उल्टा, कापा इज कंडक्टिविटी उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी, आर इज रेजिस्टेंस उल्टा ऑफ कंडक्टेंस। तो कल को वो कुछ बदल के क्वेश्चन बनाएगा तो हम आर को जी में, जी को आर में, कापा को रो में, रो को कापा में चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कहो तो यहां लिख भी देता हूं, कापा इज इक्वल टू 1/रो एंड जी इज इक्वल टू 1/r। जितना अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसके न्यूमेरिकल करने के लिए इससे ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए कि ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये कहां से आए आपको बताया मैंने। एसआई यूनिट बड़े काम के हैं। एक बार इस स्लाइड में दोबारा से ऑक्यूपाई करते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बार बार आपको दिमाग में जाएंगे तो प्राची पेपर में करके आएगी। एक बार बता देंगे तो प्राची याद थोड़ा ना करेगी घर जाके, उसको क्या पता याद रहे क्या पता याद ना रहे, इसलिए 5 बार बता देते हैं ताकि कार्बन से तत्वंशी जो है उसको भी याद हो जाए। बता बेटा, सबके नाम बता तत्वंशी और उनके एसआई यूनिट बता, चल बिना देखे बोल। तत्वंशी कौन है बोल भाई, क्या हो गया, आवाज ही मर जाती है बच्चों की। तो क्वेश्चन रिपीट, सबके नाम उनके एसआई यूनिट जो अभी तक हमने पढ़े। एसआई यूनिट तो बता दे, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यार रुक लो यार, थोड़ा वो भी कंफ्यूज हो रहा है। ओम इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और ओम इनवर्स एसआई यूनिट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एसआई यूनिट ओम इनवर्स मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 चीजें आपने देखी, चारों का यूनिट उसने बताया अभी आपको। पहला है कौन, आर, फिर जी, पिछली स्लाइड में भी लिखा था अब भी लिख रहा हूं, आर का, रो का, ओम, जी का, ओम इनवर्स बोल दो, ओम इनवर्स बोल दो, मो बोल दो या साइमन बोल दो। कापा या फिर लास्ट सेल कांस्टेंट, एसआई वाला तो मीटर इनवर्स ही होगा। तो ये हमने इन सबके एसआई यूनिट लिख दिए हैं। बार बार इसी लिख रहा हूं, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बच्चों को याद ही होना चाहिए, वहां पे निकालने मत बैठना, गलतियां हो जाती हैं वहां पे। आगे बढ़े। अब अगर आप कापा कह रहे हैं पढ़ चुके तो एक सवाल आया था अभी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। तो पहले एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करते हैं और समझाते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। कंडक्टिविटी, सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर सिर्फ कंडक्टिविटी।
बेटा कौन है, नाम बताना एक बार इसका। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इधर, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। परेशानी क्या आती है, अभी तो आप पहली बार नए नए शब्द सुन रहे हो, दिक्कत तब आएगी जब न्यूमेरिकल आएगा और आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि न्यूमेरिकल में वो कंडक्टेंस दे रहा है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रहा है। तो उस टाइम एक ही शब्द मदद करेगा। दो फ्रेज बोल रहा हूं, ये दो फ्रेज अगर आपको दिख गए उस वर्ड में तो समझ जाओ आपको कापा दे रखा है। क्या, या तो कंडक्टिविटी लिखा होना चाहिए या स्पेसिफिक वर्ड लिखा होना चाहिए। अगर आपको जो टर्म दी है कि इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू दे रखी है, तो पहचानने का एक ही तरीका है कि क्या निकालना है या क्या दे रखा है। अगर उसमें कंडक्टिविटी आ रहा है तो कापा है, स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है तो भी कापा है। समझ रहे हो, स्पेसिफिक या कंडक्टिविटी का मतलब है कापा की बात हो रही है। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यूं तो बड़ा सिंपल है कि कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, विद्वानों के लिए बस ये, बाकी हर मुंह नीचे कर लो। ये फॉर्मूला ये कहता है कि जब सेल कांस्टेंट 1 हो जाएगा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो अंग्रेजी में डेफिनेशन तो ऐसे भी बनती है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस, या सिंपल कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। 3 नाम है इसके। इट इज द कंडक्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज 1। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। मतलब क्या है, मतलब कुछ और है। ये दो गई डेफिनेशन। इट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज 1। ठीक है, 1 मीटर इनवर्स या 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी कहानी हो गई। लेकिन असल कहानी कुछ और है, असल दुनिया कुछ और है। समझो, ये आपका एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आयंस फ्लो कर रहे हैं, और यहां पर जब क्वेश्चन मुझसे बोलता है कि सेल कांस्टेंट, तो मैं इमेजिन करता हूं L/A, और वो कहता है सेल कांस्टेंट 1 का मतलब है लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब सेल कांस्टेंट 1 हो जाएगा, यानी लेंथ और एरिया दोनों 1 हो जाएंगे, उस टाइम पर जो कंडक्टेंस होती है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। लेंथ 1 एरिया 1 पर जो कंडक्टेंस होती है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड के अंदर ना आयंस कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मैंने यहां पर 2 बीकर ले लिए। एक बीकर के अंदर 500 आयंस है 1 लीटर पानी में, एक बीकर के अंदर 100 आयंस है 1 लीटर पानी में। किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? कॉमन सेंस लगाओ दोबारा। इसका तो इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। इंस्टेंट आंसर ही नहीं आ रहा, आ भी रहा है तो उल्टा आ रहा है। एक बीकर के अंदर 500 आयंस है 1 लीटर पानी में, दूसरे बीकर के अंदर 100 आयंस है 1 लीटर पानी में। तो कौन सा वाला ज्यादा कंडक्टेंस ऑफर करेगा? 500 वाला। 500 वाले में कंडक्टेंस ज्यादा होगी। कंडक्ट कौन करता है? आप में चार्ज आयंस, चार्ज और आयंस दोनों। ठीक है, तो कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, बिकॉज रेन वाटर कंटेन आयंस, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। तो आयंस है तो कंडक्टेंस है, आयंस नहीं है तो कंडक्टेंस नहीं है। अब इस पूरे के पूरे बीकर के अंदर, अरे इधर, इस पूरे के पूरे बीकर के अंदर 1000 आयंस है। कोई मुझसे बोले कंडक्टेंस कितना है, मैं बोलूंगा 1000 आयंस जितना। एक आयन का कंडक्टेंस इतना होता होगा, एक आयन का इतना होता होगा, मान लो 0.1, तो 1000 आयन से कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 1000। ये हो गया कंडक्टेंस। क्या हो गया? कंडक्टेंस मतलब पूरा का पूरा बीकर में जितने भी आयंस है वो सारे मिलकर कितना कंडक्ट कर रहे हैं एक साथ। कंडक्टेंस होता है सबका मिला के टोटल कंडक्टेंस। समझ रहे हो? कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ये जो चीज है कापा, ये अलग है। कंडक्टेंस मतलब, अब कोई मुझसे बोले इसका कंडक्टेंस बीकर नंबर 1 का, मैं बोलूंगा 1000 आयन जितना कंडक्टेंस है इसका कंडक्टेंस। यहां पर एक और बीकर है, उसके अंदर सेम लीटर ऑफ पानी पर 500 आयंस है, तो मैं ठोक के बोल पाऊंगा इसका कंडक्टेंस कम है और दूसरा वाला कंडक्टेंस ज्यादा है। इसे 500 आयंस है, इसमें 1000 आयंस है। कंडक्टिविटी बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी समझने का एक सिंपल लॉजिक है जो मैंने यहां लिख दिया। अब मैं उसको आपको सॉल्यूशन में इमेजिन करा रहा हूं, ध्यान सुनना। कंडक्टिविटी कहती है कि सेल कांस्टेंट जब 1 हो जाएगा ना, तब जो कंडक्टेंस होगी उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। बहुत अजीब सी लाइन बोल रहा हूं बार बार। सेल कांस्टेंट जब 1 हो जाएगा तब जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। भैया एक बीकर है, इस पूरे बीकर में 1000 आयन फ्लो कर रहे हैं, इसका सेल कांस्टेंट 1 कैसे होगा? इसमें सेल कांस्टेंट 1 का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है, कौन कौन जानता है कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ।
फॉर्मूला सुना है कभी? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू, या फिर आपने बचपन में शायद सुना हो ऐसा, मतलब मे बी ये एक ये एक लंबा सा क्यूबॉइड है ना, इसका ये वाला जो एरिया, ये एल है, ये ब्रेथ है, और ये इसकी डेप्थ है, हाइट है, मान लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसे आप ले लो हाइट और इसे ले लो लेंथ। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर मैं आपसे बोलूं इसकी वॉल्यूम क्या होगी तो आप क्या बोलोगे? लेंथ इंटू, किसी से लगता है ब्रेथ इंटू हाइट तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया है, और इस वाले का भी एरिया ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा, तो ब्रेथ इंटू हाइट को मैं एरिया बोल सकता हूं। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। कल को अगर कोई मुझसे कहे कि सेल कांस्टेंट 1 का मतलब है एरिया भी 1 और लेंथ भी 1, एरिया भी 1 और, तो इसका मतलब क्या है? इमेजिन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। सेल कांस्टेंट 1 इन केमिस्ट्री मींस अगर मैं अपने लिक्विड के अंदर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इमेजिन कर लो, और लेंथ कितनी लेनी है? और 1 सेंटीमीटर की लेंथ इमेजिन कर लूं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया और 1 सेंटीमीटर की लेंथ का, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। अगर एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है, तो एरिया और लेंथ को 1 पुट करोगे तो वॉल्यूम क्या आएगी? 1। अब सीधा मतलब जान लो, जब आप सेल कांस्टेंट को 1 बोलते हैं, इसका मतलब आप वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट 1 का मतलब वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर में चल रहा है तो वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। समझ रहे हो? जब हम कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस मतलब जितने आयंस पूरे बीकर में हैं सबकी कंडक्टिविटी मिला के बनता है कंडक्टेंस। बट अगर कोई मुझसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछता है तो मैं बोलूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है इस बीकर के अंदर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह इमेजिन करी जाए, बीकर लिक्विड के अंदर, उसके अंदर जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम? आपके बीकर के यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी जो कंडक्टेंस है उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पूरे बीकर में 1000 आयन, मैंने बीकर में से 1 लीटर पानी निकाला, यूनिट वॉल्यूम, और मैंने देखा इसमें कितने आयंस हैं? 20, तो इन 20 आयंस की कंडक्टेंस होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जितने पूरे बीकर में आयंस हैं उनकी टोटल कंडक्टेंस होती है कंडक्टेंस। तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? जब हम बीकर के अंदर जाकर कहीं पर भी एक यूनिट वॉल्यूम इमेजिन करते हैं, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज या आयंस फ्लो कर रहे होते हैं, उन आयंस की कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और पूरे के पूरे बीकर में जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जितने आयंस हैं सबकी कंडक्टिविटी टोटल कर लो। और कापा का मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं, एक यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब इमेजिन करा मैंने, उस 1 सेंटीमीटर के क्यूब में जितने आयंस आते होंगे उन आयंस की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दोनों बातें समझ में आई? आपके बीकर में 1000 आयंस हैं, बीकर में कितने आयंस हैं? 1000। यहां देखो, अब समझ जाओगे। इधर एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड है। कितना? 50। और 50 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 500 आयंस है। कितने आयंस है? 50 सेंटीमीटर क्यूब में 500 आयंस है। तो जब मैं कंडक्टेंस की बात करता हूं, कंडक्टेंस जी, तो मैं इन 500 के 500 आयंस की कंडक्टेंस की बात करता हूं। पर अगर मुझसे बोले इसी बीकर की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, तो मैं बोलूंगा भाई 50 सेंटीमीटर क्यूब में 500 है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस होंगे? 500 बाय 50 तो कितना आ जाएगा? तो इन 10 आयंस की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। नहीं बेटा, फॉर्मूले में सेल कांस्टेंट ही आता है, वैल्यू पुट होती है। हम तो ये कह रहे हैं डेफिनेशन बनाने के लिए कि कापा विल बी द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल, समझो। यहां पर बात क्या हो रही है कि
अगर सेल कांस्टेंट 1 हो जाता है, यानी वॉल्यूम यूनिट हो जाती है, यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस है, जितनी आयंस की कंडक्टिविटी है, उसको हम कापा कहते हैं। अब समझने की बात है, कोई मुझसे बोले भैया ये जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10 आयंस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10 आयंस आ रहे हैं, क्या इन 10 आयंस की कंडक्टेंस नहीं है? पर ये आयंस यूनिट वॉल्यूम में है क्या? तो इनकी कंडक्टेंस को कंडक्टेंस तो बोलेंगे ही, पर साथ में स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। लेकिन अगर यूनिट वॉल्यूम नहीं है और फिर मुझे 1500 आयंस की कंडक्टेंस दे रखी है, तो वो सिर्फ कंडक्टेंस है, इट इज नॉट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर कोई मुझसे बोलता है, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल सही केस है, लेट्स से R इज इक्वल टू ρl बाय में भी हमने ये देखा था, यार देखो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स भी मार्क्स हैं, लेकिन एक बच्चे के अगर स्पेसिफिक मार्क्स की बात होगी तो उस बच्चे के स्पेसिफिक मार्क्स है। तो अगर मैं किसी को बोलूं, डिफाइन करूं कि पूरी क्लास के मार्क्स निकाले जाते हैं तो उसे एवरेज स्कोर कहते हैं, और अगर एक स्पेसिफिक बच्चे के मार्क्स निकाले जाएं तो वो क्या है? स्पेसिफिक स्कोर है। लेकिन क्या दोनों ही स्कोर हैं? दोनों ही मार्क्स हैं, बस वो एक बच्चे के हैं और वो पूरी की पूरी क्लास के हैं। ऐसे ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना फर्क है कि दोनों ही कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक कंडीशन के साथ आई कि यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, टोटल वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट 1 करने का मतलब होता है वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम कर देना। तो यूनिट वॉल्यूम आते ही कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बराबर आ जाती है, जो कंडक्टिविटी होती है वही कंडक्टेंस होती है। अगर मैं एक बच्चे का ही मार्क्स का एवरेज निकालूंगा तो जो उसके मार्क्स का एवरेज है और जो उसके मार्क्स है वो बिल्कुल कॉमन बात है। अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा मैंने खड़ा किया कि भाई ये अपना करण तोमर है, करण तोमर के मार्क्स का एवरेज बताओ कितना होगा, तो करण तोमर के मार्क्स का एवरेज तो उतना ही होगा जितना करण तोमर के मार्क्स है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी, उनका कंडक्टेंस ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टेंस बोलो, बात एक ही है। लेकिन तू सुन ध्यान से, तेरा डाउट पे क्लियर करता हूं। मैं कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस तभी बोल सकता हूं जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। तो ये डेफिनेशन कहती है कि आप कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस बोल सकते हो अगर आपका वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम है। एक बीकर है, उसमें मैंने 1 मीटर क्यूब पानी लिया, कितना लिया? यूनिट वॉल्यूम है ना ये। एक बीकर के अंदर 1 मीटर क्यूब पानी लिया। अब कोई मुझसे आगे पूछेगा इस बीकर के अंदर जितने आयंस हैं उनका कंडक्टेंस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा जितने आयंस हैं उनका कंडक्टेंस टोटल कर लेंगे, टोटल कंडक्टेंस आ जाएगा। और अगर मुझसे पूछेगा इस बीकर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना होगा, मैं बोलूंगा जितना कंडक्टेंस है उतना ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और एक स्पेशल केस है क्योंकि वॉल्यूम कितना माना मैंने, वॉल्यूम 1 ले ले तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम हो जाते हैं, वरना वो सेम सोचने की बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1000 आयंस की कंडक्टेंस और 50 आयन की कंडक्टिविटी सेम होगी, हो ही नहीं सकती। यूनिट वॉल्यूम में 50 है, टोटल वॉल्यूम में 500 है, तो कंडक्टेंस निकालोगे तो 500 का निकालोगे, और जब कंडक्टिविटी निकालोगे तो उस 50 का निकालोगे। समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? वो 50 से निकलने वाली कंडक्टिविटी होती है और पूरे बीकर में जितने भी आयंस हैं उनसे निकलने वाला होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज बड़ी बड़ी क्वांटिटी। कंडक्टेंस टोटल गिनती, कितनी गिनती? अगर आपको मैं अभी बता दूं ना तो आप एक वर्ड याद कर लो, इसकी इमेज जितनी चाहिए उतनी रह जाएगी आपके दिमाग में। वो क्या वर्ड है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। इस इतनी सी वॉल्यूम में कितने आयंस हैं उस पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। बट कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल कितने आयंस हैं, तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है टोटल कितने आयंस प्रेजेंट है, और कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इस यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं। तो यूनिट वॉल्यूम के आयंस से निकाली जाती है कंडक्टिविटी और टोटल आयंस से निकाली जाती है कंडक्टेंस। थोड़ा सा ही फर्क है, इमेजिन ना कराऊं, फॉर्मूले पे चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सोचने के बाद जब क्वेश्चन करोगे रीजनिंग का तब बेहतर हो पाएगा थोड़ा सा। समझ रहे हो यूनिट वॉल्यूम और फर्क समझ रहे हो क्या? अभी यहां पर बातचीत क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही है कंडक्टेंस के और टाइप की। अभी आपने पढ़ा सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा। अब कोई मुझसे पूछेगा उस पिछली स्लाइड के बाद
कि व्हाट इज कापा, मैं बोलूंगा कंडक्टिविटी, कापा इज कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, बहुत बढ़िया, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, आसान भाषा में समझा सकता हूं मैं ऐसे किसी को भी, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, या फिर फॉर्मूले समझाना है तो बस इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई होता है, तो फॉर्मूले समझा दो, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज 1। तो खैर अभी जो बात करनी आगे आते हैं, आप एक कंडक्टिविटी से मिल चुके हो जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब मैं आपको मिलवाता हूं इसके दो चार और दोस्तों से। एक दोस्त आएगा उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। क्या लिखा है यहां पे? मोलर कंडक्टिविटी। एक बात रट लो बच्चों, ये सारी कंडक्टिविटीज हैं तो कंडक्टिविटी ही। एक बार मैंने कहा आपसे कि बालक यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी का नाम रख दिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, मैंने एक लिक्विड का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया। कितना लिया? किसी भी लिक्विड के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जितने आयंस हैं उसकी कंडक्टिविटी का नाम पड़ गया मोलर कंडक्टिविटी। आप तो कितना भी मोलर सॉल्यूशन ले सकते हो ना, मोलर मतलब मात्रा। आप 1 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेप्ट कहता है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने अगर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लिया, इलेक्ट्रोलाइट का H2SO4 का 1 मोल पानी में डाला, उस 1 मोल ने जितने आयंस बनाए उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 मोल की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक, और 1 मोल आयंस आपने फेंके पानी के अंदर और उनसे जितने भी आयंस बने उनकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं इससे। ये एक ए जैसा सिंबल है पर इसको बंद नहीं करते, लैम्डा बोलते हैं इसे। आपने अब तक लैम्डा ऐसे देखा है, पर ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है मार्केट में। इसे बोलते हैं लैम्डा एम। क्या बोलते हैं? इसका सिंपल फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन बोलेंगे अंशु इसकी मोलर कंडक्टिविटी की, बिना देखे, देख के बोल रही है यार फिर तो। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग कंडीशंस हैं सारी। यूनिट वॉल्यूम लिया, उसमें आए 50 आयंस, उनकी कंडक्टिविटी K कहलाएगी। 1 मोल में जितने आयंस आएंगे उनकी कंडक्टिविटी लैम्डा M कहलाएगी। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और इसका भी ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। लिखा हुआ है यहां पे, पेपर में आता नहीं है। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन मीटर स्क्वायर पर, एक्चुअल में क्या होता है, मोलैरिटी का ऐसा यूनिट होता है मोल पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, मोल पर मीटर क्यूब। और कापा का क्या होता है? साइमन, बोलो, ठीक है। तो यह मीटर इनवर्स देंगे ना, मीटर लिया नीचे, मीटर इनवर्स। तो ये मीटर क्यूब जो ऊपर जाता है ना, तो साइमन मीटर इनवर्स मीटर क्यूब अपॉन मोल। तो -1 और 3 पावर मिलकर बन जाती है 2। तो साइमन मीटर स्क्वायर अपॉन मोल। कॉम्पिटिटिव में इसका आता है ऐसा यूनिट, नहीं तो कभी तो हमने बेसिक में कभी नोटिस ही नहीं किया, कभी किसी स्कूल एग्जाम में आया हो। मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 बाय M। याद करो, मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 बाय व्हाट इज K? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। K इज, जो बच्चा हिंदी भाषा में इन दोनों की डेफिनेशन याद कर पाता है, यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस प्रेजेंट है उनकी कंडक्टिविटीज, 1 मोल में जितने आयंस प्रेजेंट है उनकी कंडक्टिविटीज। ऐसे ही इनका एक छोटा भाई लास्ट में आता है, उसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या नाम है? इक्विवेलेंट टाइप है बस एक तरह से। वहां पे हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था। कितना लिया था लास्ट वाले में? 1 मोल। यहां पर ले रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। एक जैसे मोल एक क्वांटिटी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट भी एक क्वांटिटी होती है। तो सिंपल, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कापा इंटू 1000 बाय M था, ये कापा इंटू 1000 बाय N है। N मतलब नॉर्मेलिटी।
इसे कहते हैं लैम्डा ई क्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये लाइन ही याद कर लो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, तीनों की डेफिनेशन में सेम है, यहां तक सेम है। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, पिछला वाला क्या था? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, उससे पहले क्या था ये इसके बारे में? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझे? नहीं आ रहा। कापा मतलब यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है सॉरी। लैम्डा एम मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस है, और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, इतना फ्रेज तो याद ही करना पड़ता है। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। तो अभी आप 3-4 तरह की कंडक्टिविटी से मिले हो। पहले तो कंडक्टेंस है जी, फिर कापा स्पेसिफिक यूनिट वॉल्यूम, फिर लैम्डा एम, और फिर लैम्डा, समझ रहे हो क्या? कापा निकालना हो, फॉर्मूला बोलो जल्दी 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 जल्दी। जी इंटू इसका मोलैरिटी, और ये और जी होता है 1/, दी जाएगी सर, अगर नहीं दी जाएगी तो हम निकाल भी लेंगे। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर कभी नॉर्मेलिटी की बातचीत आएगी तो नॉर्मेलिटी की जगह आप मोलैरिटी निकाल देना। एन फैक्टर आपको सिखा देंगे, यहां तक ठीक है भाई? ये 4 चीजें पढ़ी हमने। पूरे बीकर में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस। सुनो, यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस हैं और 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितने आयंस हैं, समझ रहे हो क्या? तो अलग अलग तरीके से नब कंडक्टिविटी रही है, बस याद रखना ये 3 जो है ना भाई, ये 3, ये तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बंदे जो हैं इनकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। मेरे दिमाग में प्रॉपर है, आपके दिमाग में दोबारा डाल देता हूं। यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितने आयंस हैं? सही है? तो ये तीनों अलग अलग हैं, लगते सेम है अलग अलग, फॉर्मूला भी अलग अलग है। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ पहले। श्योर? तो आपने आज जो भी देखा अब तक, एक फॉर्मूले का इधर से फॉर्मूला देखते हैं क्या लगाना है, फिर बढ़ जाएंगे। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? आर दे रखा है। आर है वो। अंग्रेजी में ना जिस शब्द से बात शुरू होती है उस शब्द की जानकारी सेंटेंस के लास्ट में दी होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सेंटेंस का खत्म हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहां फुल स्टॉप। ये रही आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अंग्रेजी बचपन से पढ़ रहे हो तुम, और फिर भी बहुत बढ़िया। उसने लिखा है ना मोल पर लीटर, तो आपको मोलैरिटी कितनी दी है? 0.05 मोल पर। चलो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ इतना मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। एल क्या हो जाएगा? इज इतना ओम। ओम में क्या देता है? रेजिस्टेंस। 10 की पावर 3 होगा ये, वो 3 नीचे है। अब कह रहा है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सब निकालो। सबसे पहले R इज इक्वल टू रो L बाय ए। सही है? अब डायमीटर दिया है, तो एरिया तो सर्कुलर होगा। R पता है, एरिया क्या होता है? πr²। पहले फॉर्मूले में गेम खेलेंगे, वैल्यू पुटिंग करें करते हैं।
क्या क्या दे रखा है? आर दे रखा है, दे रखा है, एल दे रखा है, दे रखा है, आर आर पाई, तो क्या रो निकल जाएगा? तो रो को यहां छोड़ सब कुछ कर ले जाओ, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, एसआई यूनिट में करना, किसमें? 0.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 0.5 बाय 100 मीटर होगा, 50 सेंटीमीटर नहीं होता, 50 बाय 100 मीटर होगा। तो कैलकुलेशन ही करनी है, कर लोगे, रो निकल गया। अब रो रेजिस्टिविटी आ गई, अब पूछ रहा है कंडक्टिविटी, मैं जानता हूं उसका उल्टा होती है, तुम तो नया फॉर्मूला पैदा करोगे। हम तो कह रहे हैं निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी आ गई, हम तो जानते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय, तो रो आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। नहीं आया समझ में? अभी 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 चेप के तो पता नहीं होगा नहीं क्या होगा, बट सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, लास्ट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। भाई पहले पार्ट में हमने रो निकाल दिया, रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल करके सेकंड पार्ट में क्या आ गया? के, और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय, मोलैरिटी है, हाँ मोलैरिटी है, कापा निकाल लिया आ जाएगा। बस यूनिट सबके साथ लिख के आना है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ओम, कापा का यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और लैम्डा एम का यूनिट होता है साइमन मीटर स्क्वायर अपॉन मोल। नहीं, ठीक ठीक ठीक। ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे डायरेक्ट आते नहीं है, पर जितने आते हैं वो यहां लिखे हैं। कोई दिक्कत पूछना है कुछ इसमें? एक बार जाते आते बता जाओ, यूनिट वॉल्यूम में जितने आयन्स हैं उसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयन्स प्रेजेंट हैं उनकी कंडक्टिविटी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितने आयन्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और यूनिट वॉल्यूम में जितने आयन्स हैं उसकी कंडक्टिविटी को कहते हैं, और ये हमारे बीकर में टोटल जितने आयन्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सही है? आखिरी लाइन सुन लो, जब भी किसी लिक्विड में पानी मिलाते हो, जब भी किसी लिक्विड में, किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाते हो, किसी लिक्विड में पानी मिलाते हो, तो पानी मिलाने से वो लिक्विड टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, आयन से टूट जाता है। आप अगर किसी एसिड में पानी मिलाओगे तो आयन्स बढ़ेंगे या घटेंगे? एक सवाल है। एसिड पानी मिला के आयन से टूट जाती है, तो आपने 1 चम्मच पानी में बहुत सारी एसिड मिलाई, आयन्स टूटे पड़े हैं। आपने उसके अंदर 1 जग पानी और डाल दिया, तो पानी डालने पर आयन्स की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? रुक जा कैलकुलेटर। पानी डालने पर आयन्स की मात्रा बढ़ती है या सेम रहती है या घटती है? कितने कहते हैं आयन्स की मात्रा पानी मिलाने से घट जाएगी? नंबर ऑफ आयन्स विल डिक्रीज। बेटा अगर शशि सर को बता लिया ना बेटा, सिर्फ फोड़ देंगे तो। ठीक है, कितनों को लगता है सेम रहेगी? आप पानी मिलाओगे उससे आयन्स की मात्रा सेम रहेगी, पानी मिलाने से डिसोसिएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कितने कहते हैं पानी मिलाएंगे तो आयन्स की मात्रा बढ़ जाएगी? सही है, बढ़ जाएगी। अच्छा है, थॉट है। जो भी 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने हाथ ऊपर किया, थॉट से किया हो कुछ? अब वो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया पता नहीं, बट पानी मिलाने पर डाइल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने क्या बोला था? मेरी लाइन याद है, पानी मिलाने पे आयन्स की गिनती, आयन्स की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अब पानी मिलाओगे, आपको पता है पानी के अंदर भी, पानी में भी 1 करोड़ पानी के मॉलिक्यूल्स में 1 H+ आयन होता है। जब आप एक ढक्कन पानी डालोगे ना, 1 मग पानी डालोगे पूरा, उसके अंदर पता नहीं कितने H+ और कितने OH नेगेटिव आयन्स भी हैं। पानी डाला तो आयन्स तो बढ़ गए उनकी वजह से, और जो पहले एसिड थी जो टूट नहीं रही थी, या थोड़ा 99% टूटी हुई थी, थोड़ा बची थी, पानी डालने पर वो भी टूट जाएगी। पानी में बहुत ताकत होती है, वो आयन्स को अलग कर देता है। अभी मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ आयन्स की। किसकी? हम आयन्स की बात कर रहे हैं सर। आयन्स की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी पानी मिलाने से? तो सवाल का जवाब क्लियर कर देता हूं। आप पानी मिलाओगे, पानी मिलाने से आयन्स की मात्रा बढ़ती ही है, घटने का तो कोई रूल ही नहीं है।
घट कैसे जाएगी? आयंस 500 आयन है, पहले कितने आयन है? आपने पानी मिलाया एक बॉटल, उसमें कुछ H प्लस कुछ OH नेगेटिव आ गए, ठीक है, तो आयंस थोड़े से बढ़ जाएंगे। आप ये मान के लो भैया कुछ भी नहीं आया, तो आयंस जितने थे उतने रहेंगे। मैं ये भी ना मानू कि पानी के आने से एसिड और टूट रही है, ये भी ना मानू, कुछ भी ना मानू, तो भी घटने का तो सवाल ही नहीं है ना। पहले 500 आयंस थे, आप पानी मिला दो अभी 500 रहेंगे। बल्कि मैं तो उल्टा बोल रहा हूं, आप 500 आयंस हैं, पानी मिलाओगे, पानी भी कुछ आयंस लेकर आएगा, छोटे छोटे ना के बराबर, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में था वो भी थोड़ा ज्यादा टूट जाएगा और आयंस बन जाएंगे। तो पानी मिलाने से आयंस की मात्रा बढ़ती है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलाओ चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिलाओ, मात्रा तो बढ़ती है। अब आगे आप देखें क्या होता है। ठीक है भैया।